नमस्कार और आपका एक बार फिर स्वागत है भारत सरकार की मूक्स पहल के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण प्रबंधन के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। और आज हम चर्चा कर रहे हैं लेक्चर 25 पर, जहां पर कि हम एक नया मॉड्यूल निर्माण में गुणवत्ता नियंत्रण पर चर्चा आरंभ करेंगे। यह लिस्ट है पाठ्यक्रम के जो मॉड्यूल हैं उनकी, और यहाँ आप देखेंगे कि ये 4 मॉड्यूल दिखाए गए हैं। प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग में क्योंकि हमने 2 मॉड्यूल रिकॉर्ड किए, इसलिए अब आज जो गुणवत्ता प्रबंधन का हमारा मॉड्यूल है वो मॉड्यूल 6 हो गया। मॉड्यूल 6 जो गुणवत्ता प्रबंधन का मॉड्यूल है, इसका इंट्रोडक्शन जब हम शुरू में ये पाठ्यक्रम शुरू कर रहे थे तब ये स्लाइड यूज़ की थी, और उसमें हमने कहा था कि गुणवत्ता प्रबंधन के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे गुणवत्ता की परिभाषा, नियंत्रण, आश्वासन, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ऑडिट, गुणवत्ता का मूल्य, ISO मानक एवं निरीक्षण की। साथ ही साथ एक संक्षिप्त चर्चा हुई थी निर्माण कार्य से जुड़े गुणवत्ता प्रबंधन में निर्माण सामग्री, एक घटक, मेंबर और एक सिस्टम, इन 3 लेवल्स पर चर्चा हो सकती है, और उनको मान्य होने के लिए मानक होने चाहिए जिन पर कि परीक्षण होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए। और प्रश्न यह था कि हमारे निर्माण कार्यों में उत्पाद क्या है, प्रोडक्ट क्या है जिसकी की गुणवत्ता की चर्चा हम करना चाहते हैं। यह स्लाइड भी हमने पहले प्रयोग की थी और यह दर्शाती हैं एक मेट्रो सिस्टम के पार्ट्स को। स्टेशन है, डिब्बे और इंजन के रखरखाव के यार्ड हैं और संचालन कक्ष है। इसके साथ ही यहाँ पर भूमिगत पटरियाँ या अबव ग्रेड पटरियाँ हैं। इन सब को मिलाकर ही हम एक इफ़ेक्टिव मेट्रो सिस्टम या अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। इसके निर्माण में सिविल इंजीनियर्स ही नहीं बल्कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर और तमाम अन्य विशेषज्ञ जुड़ते हैं। वो अपने अपने घटक, अपने अपने कंपोनेंट बनाते हैं और एक टोटल सिस्टम बनाया जाता है मेट्रो नेटवर्क या मेट्रो लाइन का। तो इस तरीके के नेटवर्क या इस तरीके के सिस्टम की जब हम क्वालिटी या गुणवत्ता की बात करते हैं तो ये आवश्यक है कि हम सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर, इन सभी विशेषज्ञताओं को, स्पेशलाइजेशंस को एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट के रूप में ना देखें और उनको इंटीग्रेटेड, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझने की कोशिश करें। यह बात तय है जो मैकेनिकल इंजीनियर का काम है, कारखानों में डब्बों का बनाया जाना, इंजनों का बनाया जाना, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी पार्ट होता है, और वे सब सिविल इंजीनियर्स के बनाए हुए ट्रैक्स पर चलते हैं। तो अगर इनमें से किसी भी जगह त्रुटि होगी तो वह सिस्टम त्रुटिपूर्ण होगा, गुणवत्ता कम होगी। इस कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए इस मॉड्यूल में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। निर्माण कार्य से जुड़ी गुणवत्ता का प्रश्न नया नहीं है। उस समय भी राजा महाराजा तथा बिल्डर डील करते थे। आखिरकार मनुष्य की रहने की जो आवश्यकता है, हाउसिंग, ये बहुत ही पुरानी नीड है और उससे जुड़े हुए तमाम प्रश्न मूलतः शायद बदले नहीं हैं। उस समय का लिटरेचर अगर हम देखेंगे तो उसमें इस प्रकार के टैबलेट्स दिखेंगे। यदि कोई बिल्डर एक घर बनाता है और वह अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करता, जिसके परिणाम स्वरूप वह घर गिर जाता है और घर के मालिक की मृत्यु हो जाती है, तो बिल्डर को मृत्युदंड दिया जाएगा। एक और टैबलेट है जिसमें शायद इस बात का उल्लेख है कि यदि गुणवत्ता के अभाव में प्रॉपर्टी को क्षति होती है तो बिल्डर को क्षतिपूर्ति करनी होगी। यदि निर्माण आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता और दीवार गिर जाती है तो बिल्डर को अपने खर्चे पर दीवार की मरम्मत कर उसे मजबूत करना होगा। उस समय में भी एक बिल्डर की बात हो रही है, एक ओनर की बात हो रही है, और ये माना जा रहा है कि ओनर अपना घर या दीवार एक बिल्डर से बनवा रहा है।
और बिल्डर की जिम्मेदारी है कि वह उचित गुणवत्ता का घर या दीवार बनाए। इन टैबलेट्स में उन मानकों की पूर्ति न कर पाने पर बिल्डर पर किस प्रकार की पेनल्टी लगेगी उसका उल्लेख भी है। अब पेनल्टी कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, वो समय के साथ बदलती रहती है। और अभी भी हम क्वालिटी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी चर्चा करते हैं। क्वालिटी पूरी न होने पर किसको किस प्रकार की भरपाई करनी होगी इसकी चर्चा करते हैं। और ये सब बातें अनुबंध में चर्चित होती हैं। तो हम आगे चलते हैं और आजकल के निर्माण कार्य में जो गुणवत्ता के प्रश्न हैं उन पर चर्चा आरंभ करते हैं। यह चित्र है एक मेसनरी वर्क की संभवतः कई कारण हैं जिससे कि ये जो कार्य हो रहा है यह बहुत ही संतोषजनक गुणवत्ता का नहीं है। इसमें 2-3 बातें स्पष्ट रूप से सामने आती हैं कि ये जो मेसन है क्या इसकी ही जिम्मेदारी है, ये क्या प्रशिक्षित है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमको समझनी चाहिए कि अंततः यह नींव है और कुछ देर बाद ये नींव ढक दी जाएगी या बरी कर दी जाएगी और ये बाद में पता भी नहीं चलेगा या पता करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ पर नींव की गुणवत्ता क्या थी। What was the quality of the work done in the foundation? ये बात गुणवत्ता के संदर्भ में चर्चा करते समय हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि सिविल इंजीनियरिंग में, निर्माण कार्य में गुणवत्ता के कई पैरामीटर ऐसे होते हैं जो कि आंखों से ओझल हो जाते हैं और उसके बाद उनकी चर्चा कर पाना या उनका मूल्यांकन कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। एक और उदाहरण है जहां पर कि हम देख रहे हैं रीइंफोर्समेंट बार्स में लैप लेंथ का। डिज़ाइन में इस डायमीटर की सरिया को ऊपर से लेकर नीचे तक लगाने का प्रावधान है, लेकिन सरिया की लंबाई कम होने के कारण यह एक लैप लेंथ लगाने का प्रावधान होता है। यह लैप लेंथ कितनी होनी चाहिए यह भी कोड में दिया होता है, लेकिन अंततः यह रीइंफोर्स्ड कंक्रीट वर्क है और इसमें हजारों सरिया होंगी और हजारों लैप जॉइंट होंगे। हर लैप जॉइंट की गुणवत्ता यदि हम उसकी इस लेंथ से मापते हैं तो यह सुनिश्चित कर पाना एक इंजीनियर के लिए निरीक्षण द्वारा कि उन हजारों सरियों में यह लैप जॉइंट की जो रिक्वायरमेंट है वह पूरी की गई है, यह लगभग असंभव है। तो हमें क्या करना चाहिए? यह आवश्यक है कि जो बार बेंडर है, जो कि सरिया का काम कर रहा है, उसको इस लैप लेंथ के महत्व के बारे में पता हो और वह यह सुनिश्चित करे कि हर लैप लेंथ जितनी होनी चाहिए उतनी अवश्य है। संक्षेप में, क्वालिटी इंजीनियर का ही नहीं बल्कि निर्माण कार्य से जुड़े हर व्यक्ति का दायित्व होता है। एक और उदाहरण आप देखिए, वह है रीइंफोर्स कंक्रीट का ही कंस्ट्रक्शन वर्क, जहां पर कि यहां आपको दिख रहा है कि कंक्रीट जो कि चारों तरफ आ जानी चाहिए थी वो नहीं आई है। यहां पर या यहां पर तो सरिया छिप गई हैं। यही बात मैंने कही थी कि जो रीइंफोर्समेंट वर्क है वो कंक्रीट के अंदर चला जाएगा। यहां पर कंक्रीट न पहुंचने के कारण कुछ भी हो, हमें इस प्रकार का निर्माण कार्य मान्य नहीं होता, एक्सेप्टेबल नहीं होता है। इस तरीके की हनी कोम्बिंग देखे जाने पर यहाँ पर हम पैच वर्क कर देते हैं और जो विस्तार होता है कंस्ट्रक्शन का उसमें इस प्रकार के पैच वर्क शायद आखिर में पता भी नहीं चलते, लेकिन अंततः वह पूरे कंस्ट्रक्शन की गुणवत्ता को तो कम करते ही हैं। तो आइए इस बैकड्रॉप से हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो गुणवत्ता की परिभाषा निर्माण क्षेत्र में क्या होनी चाहिए? क्या महंगी वस्तु हमेशा सस्ती वस्तु से अच्छी होती है? क्या उसकी कॉस्ट एक गुणवत्ता का पैरामीटर माना जा सकता है? किसी पैरामीटर में कम बिखराव, कंसिस्टेंसी इन वैल्यूज, यह भी गुणवत्ता का एक पैरामीटर है। अगर हम चाहते हैं कि हम इस जगह पर
लगातार निशाना लगाएं। तो यहाँ पर निशाना लगाना तो सबसे श्रेयस्कर है, लेकिन यह आवश्यक है अगर यहाँ नहीं लगा पाए तो कम से कम उसके आसपास के क्षेत्र में तो लगाएं ही। यदि हमारा निशाना इस क्षेत्र के इर्द गिर्द रहता है तो एक बात है, लेकिन अगर हम एक बड़ा भारी विस्तार ले लेते हैं और कभी यहाँ निशाना लगाते हैं, कभी यहाँ निशाना लगाते हैं, कभी यहाँ लगाते हैं, तो हमारी क्वालिटी खराब है। तो जो बिखराव है, जिसको कि हम स्टैटिस्टिक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कम होना चाहिए। एवरेज वैल्यू का अधिक होना ही गुणवत्ता नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है। प्रयोग के लिए उपयुक्तता, फिटनेस ऑफ यूज, यह एक परिभाषा है जो कि जुरान ने दी। यह भी एक मान्य परिभाषा हमारे लिए हो सकती है, लेकिन अंततः निर्माण कार्यों में गुणवत्ता अनुबंध में परिभाषित की जाती है। कॉन्ट्रैक्ट में किस क्वालिटी का वर्क होना चाहिए यह लिखा होता है, और उन मानकों को पूरा करना उस प्रोजेक्ट की गुणवत्ता का मानक माना जाता है। यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, हम संक्षेप रूप में आगे चर्चा भी करेंगे, कि गुणवत्ता के साथ एक कॉस्ट जुड़ी होती है। तो जो ठेकेदार होता है या कॉन्ट्रैक्टर होता है, वह उस लेवल की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए कॉस्ट को कोट करता है। अगर गुणवत्ता हमें अधिक चाहिए तो कॉस्ट थोड़ी बहुत बढ़ती अवश्य है। तो यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अंततः, क्योंकि अनुबंध के माध्यम से ही क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर जुड़े हुए हैं, इसलिए अनुबंध में गुणवत्ता किस प्रकार से परिभाषित है और क्या वो भाषा संपूर्ण है। तो आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ दशकों में गुणवत्ता को लेकर जागरूकता तो बढ़ी ही है। गुणवत्ता को लेकर शोध कार्य भी हुआ है और तमाम सिद्धांत भी प्रतिपादित किए गए हैं। वो बात दूसरी है कि लगभग सभी सामग्री जो कि क्वालिटी लिटरेचर बना है, कारखानों में बनने वाले उत्पादों को लेकर और उन्हें ध्यान में रखते हुए बनी है। इससे हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में या निर्माण उद्योग में क्या सीख ले सकते हैं, यह हमारे ऊपर है, और हम इसी बात के आधार पर इस मॉड्यूल में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस पाठ्यक्रम में हमारी चर्चा दो भागों में या दो लेवल्स पर विभाजित रहेगी। एक तो निर्माण प्रबंधन के क्षेत्र में हम कारखानों की गुणवत्ता प्रणाली से क्या सीख सकते हैं, और दूसरी है हम साइट पर किस प्रकार की गुणवत्ता प्रणाली का उपयोग करते हैं। जब हम कारखानों की गुणवत्ता प्रणाली की बात करते हैं तो हम चर्चा करना चाहते हैं उन सिद्धांतों की जो कि कारखानों में बनने वाले उत्पादों को लेकर प्रतिपादित किए गए हैं, और इस संदर्भ में हम इस प्रकार के तमाम वर्ड्स, कीवर्ड्स देखते हैं। टोटल क्वालिटी कंट्रोल, संपूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM, गुणवत्ता आश्वासन, क्वालिटी एश्योरेंस। अब क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में क्या अंतर है, यह मैं आपके ऊपर एक होमवर्क के रूप में छोड़ देता हूं। टोटल क्वालिटी, संपूर्ण गुणवत्ता, त्रुटि मुक्त या बिना किसी खराबी के उत्पादन होना, जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, निरीक्षण, मूल्यांकन और स्वीकृति, इंस्पेक्शन, इवैल्यूएशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोडक्ट्स। मानक या स्पेसिफिकेशन, जिनके के आधार पर हम गुणवत्ता नियंत्रण करेंगे। एक और पहलू होता है, जब हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की बात करते हैं तो उसमें तमाम कीवर्ड्स होते हैं, जैसे मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड लीडरशिप, शीर्ष नेतृत्व की गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता, प्रशिक्षण या ट्रेनिंग, टीम वर्क, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, गुणवत्ता की लागत और सप्लायर इन्वॉल्वमेंट। किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन से जुड़े हर व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एक अभिन्न हिस्सा है। कभी बात होती है डेमिंग्स PDSA साइकिल फॉर क्वालिटी। क्वालिटी के लिए डेमिंग की PDSA साइकिल, यह है प्लान, डू, स्टडी एंड एक्ट, और वापस से साइकिल आ जाती है एक्ट करने के बाद पुनः एक बार प्लान बनाना और नियोजन करना। यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि
किसी भी उत्पाद को क्वालिटी से बनाना, टू एंश्योर क्वालिटी इन अ प्रोडक्ट, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे वो एक पेन हो, उसके लिए प्लान करना बहुत ही आवश्यक है। हमेशा पहले से सोचना पड़ता है कि हम क्वालिटी को किस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे, उसके लिए हमें क्या संसाधन या रिसोर्सेज चाहिए, चाहे वो मशीनें हों, क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमें तमाम मशीनें चाहिए होती हैं, उपकरण चाहिए होते हैं, और या हमारी मैन पावर हो, हमारे जो क्वालिटी निरीक्षक हैं वो किस प्रकार से ट्रेंड होने चाहिए, उनको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें उनको देखनी चाहिए। तो जब तक हम अपनी क्वालिटी का एक प्लान नहीं बनाते हैं, तब तक यह उम्मीद करना कि जब होगा तब देखा जाएगा, उस प्रकार क्वालिटी सुनिश्चित करना बहुत ही मुश्किल होता है। यह बात नहीं कि सभी कुछ लिटरेचर मात्र कारखानों में बनने वाले उत्पादों पर सीमित है। कॉन्कॉस कंस्ट्रक्शन क्वालिटी असेसमेंट सिस्टम एक उदाहरण है जहां पर कि कुछ चीज़ें सीखकर निर्माण कार्यों में क्वालिटी को किस प्रकार से इंश्योर किया जाए, सुनिश्चित किया जाए, यह कॉन्कॉस एक उसका उदाहरण है। यह सिंगापुर के बिल्डिंग एवं निर्माण प्राधिकरण BSA द्वारा शुरू की गई एक मानक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली है। इस प्रणाली में वर्कमैनशिप या कारीगरी और मानकों के आधार पर निर्मित कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रणाली में जोर पहली बार में ही सही तरीके से करना, डू इट राइट द फर्स्ट टाइम, पर आधारित है। जब किसी परियोजना का मूल्यांकन किया जाता है और अंक आवंटित किए जाते हैं तो कॉन्कॉस में पुनः स्कोरिंग नहीं की जा सकती, अर्थात मूल्यांकन के बाद किए गए सुधार अकाउंट में नहीं लिए जाते हैं। जो प्रोडक्ट जिस प्रकार से बना है उसका मूल्यांकन उसी के आधार पर किया जाएगा। उसके बाद जो फीडबैक दिया गया उसको ठीक कर दीजिए, किंतु कॉन्कॉस की रेटिंग या स्कोर नहीं बदलता है। ये प्रणाली पिछले कुछ वर्षों में भारत सहित कई अन्य देशों में एक बेंचमार्किंग टूल के रूप में स्वीकार की जा रही है, किंतु अभी भी बहुत ही लिमिटेड स्कोप है। शायद भविष्य में इस प्रकार की प्रणाली और विकसित होगी और तमाम निर्माण कार्यों में इसका प्रयोग देखा जा सकेगा। हमने अपने पाठ्यक्रम में अपनी चर्चा को 2 भागों में विभाजित किया था, और जहां तक साइट पर गुणवत्ता प्रणाली के उपयोग का प्रश्न है, हम 2 बातों की चर्चा करेंगे। एक, निर्माण कार्यों में प्रयोग में आने वाले किसी कारखाने में बने उत्पाद की गुणवत्ता का प्रबंधन, अर्थात उन वस्तुओं का क्वालिटी मैनेजमेंट जो कि किसी कारखाने में बने और हमारे निर्माण कार्य में यूज़ हुए, जैसे कि स्टील की सरियां हैं, नल हैं, बिजली की फिटिंग्स हैं, और हम संभवतः इसी तरीके से कारखानों में बने रेल के डिब्बों का भी ट्रीटमेंट इस सोच के अंतर्गत कर सकते हैं। और दूसरा है निर्माण कार्य में प्रयोग में आने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं की गुणवत्ता प्रणाली। वह प्रक्रियाएं या प्रोसेसेस जो कि निर्माण कार्य का एक अभिन्न अंग हैं। इनके उदाहरण हम इस लेक्चर में आगे देंगे। एक निर्माण परियोजना के लिए हम संभवतः 2 तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। एक है सामग्री, घटकों और प्रणालियों की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स एंड सिस्टम्स। तो मटेरियल्स कौन से होते हैं? सीमेंट, स्टील, कंक्रीट, वायर्स एंड सो ऑन। तमाम इस तरीके के मटेरियल हैं जो कि हम निर्माण कार्य में प्रयोग करते हैं। हमारे कंपोनेंट क्या हैं? बीम, स्लैब, कॉलम, वॉल, रेलवे ट्रैक। और सिस्टम क्या है? ब्रिज, बिल्डिंग, फैक्ट्री, रोड इत्यादि। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्वालिटी को किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे, यह तो है एक सोच कि हम सोचें कि सामग्री हमारी अच्छे से अच्छी सामग्री हो, जो घटक बने वो उस अच्छी सामग्री से ही बने, और जो सिस्टम बनेगा वह इन कंपोनेंट से ही बनेगा और इसलिए अच्छा होगा। और दूसरी बात है क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट वर्सेस क्वालिटी ऑफ अ प्रोसेस। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन प्रोडक्ट्स का हम निर्माण कार्य में प्रयोग करते हैं, जैसे स्लीपर्स, पाइप्स, गर्डर, उनकी गुणवत्ता, और जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं जैसे वेल्डिंग, कंपैक्शन, कंक्रीट का ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन, तो इन प्रोडक्ट्स का
और इन प्रोसेसेस का, इन दोनों ही चीज़ों के लिए गुणवत्ता इंश्योर करने के लिए, उसे सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत ही स्टैंडर्ड और आसानी से समझ में आने वाला प्रोसीजर उपलब्ध होना चाहिए, ताकि फील्ड पर इंजीनियर उसको फॉलो कर सके या जो क्वालिटी इंजीनियर है वह उसको फॉलो करा सके। गुणवत्ता नियंत्रण की विचार प्रक्रिया मानकीकृत परीक्षण विधियों, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग मेथड्स और विशिष्टताओं, स्पेसिफिकेशन से निकटता से जुड़ी हुई है। परीक्षण विधियां परीक्षण में शामिल लगभग सभी चरणों के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करती हैं, विशेषकर उन चरणों के लिए जो कि परिणामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कहा यह जा रहा है कि तमाम टेस्ट मेथड्स हैं जो कि हर मेथड के लिए, जो कि हर उत्पाद की गुणवत्ता को मापने के लिए उपलब्ध हैं। तमाम स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि उस टेस्ट मेथड से आए रिजल्ट का मूल्यांकन करने के लिए उपलब्ध हैं। और यह टेस्ट मेथड स्पेसिफिकेशन उन सभी प्रोडक्ट्स या प्रोसेसेस के लिए होने चाहिए जो कि हमारे निर्माण कार्य का एक अभिन्न अंग है। लेकिन परियोजनाओं में इंजीनियरों को कभी कभी प्रावधानों की व्याख्या करने की आवश्यकता होती है, या एक विषम स्थिति में स्वयं एक नई परीक्षण विधि बनाने की आवश्यकता भी हो सकती है। किसी इंजीनियर को इस बात से डर नहीं लगना चाहिए कि जो टेस्ट मेथड उपलब्ध है, अवेलेबल है, वह हमारे लिए यदि उपयुक्त नहीं है, नॉट सूटेबल है, तो हम एक नया टेस्ट मेथड इसके आधार पर बनाएं। लेकिन यह स्वतंत्रता तभी यूज़ करनी चाहिए जबकि वास्तव में उस टेस्ट मेथड को यूज़ नहीं किया जा सकता है। यह स्वतंत्रता सभी को नहीं दी जा सकती है। उसको एक्सरसाइज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बहुत ही आवश्यक है, और यह बातें शीर्ष नेतृत्व पर ही छोड़ देनी चाहिए। लेकिन उससे डरना नहीं चाहिए कि हम किसी न किसी तरीके से एग्जिस्टिंग टेस्ट मेथड से ही काम चला लें, इसकी आवश्यकता कदापि नहीं होती है। इस मॉड्यूल में कई ऐसे उदाहरण दिए जाएंगे जहां पर यह दर्शाने का प्रयास होगा कि जो एग्जिस्टिंग टेस्ट मेथड्स हैं, जो सोच है, वह विशेष स्थितियों में काम नहीं आती है। जब हम परीक्षण की बात करते हैं तो परीक्षण के दो उद्देश्य होते हैं। एक तो यह, दूसरा होता है उत्पादों या प्रक्रियाओं की तुलना करना। इस बात पर हम एक अगले लेक्चर में चर्चा तो अवश्य करेंगे, किंतु हमारी चर्चा इस पूरे मॉड्यूल में इस बात पर नहीं होगी कि किस प्रकार के प्रावधान उपलब्ध हैं या मौजूद हैं, बल्कि इस बात पर होगी कि वर्तमान प्रावधानों और आवश्यकता अनुसार नए प्रावधानों का आधार क्या होगा। जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं वह तो आप किताबों में स्वयं पढ़ सकते हैं, और ये अपेक्षित होगा कि आप उनको स्वयं पढ़ लें। जो आधार हैं उन प्रावधानों के, उन पर चर्चा केंद्रित रहेगी। जो प्रमुख विधियां हमारे गुणवत्ता प्रबंधन में देखी जाती हैं वो हैं स्टैंडर्डाइजेशन या मानकीकरण, निरीक्षण, सैम्पलिंग, परीक्षण और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, और साथ साथ समाधानात्मक अर्थात रेमेडियल मेजर्स। जब सैम्पलिंग की बात होती है तो फ्रीक्वेंसी और लोकेशन, जब इंस्पेक्शन की बात होती है तो मेथड, इन सब की चर्चा अवश्य होनी चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे के लेक्चर्स में इस मटेरियल को कवर करेंगे। हम आपको एक होमवर्क देना चाहते हैं। निर्माण उद्योग से कुछ विशिष्ट कीवर्ड्स को उठाएं और उनका गुणवत्ता के दृष्टिकोण से विश्लेषण करें। हम सभी ने निर्माण कार्य से जुड़े तमाम प्रोसेसेस को देखा है, उनके उत्पादों को देखा है। वेल्डिंग, एपॉक्सी कोटेड बार्स, ग्राउट्स, कंक्रीट, ये सब हमारे लिए शब्दों के रूप में या प्रोसेसेस के रूप में नए नहीं हैं। रीइंफोर्स कंक्रीट पाइप से बनी एक सीवर लाइन, आरसी निर्माण में रीइंफोर्समेंट्स के लिए कपलर्स का उपयोग, या प्रीकास्ट प्रोडक्ट्स, जैसा कि हम मेट्रो कंस्ट्रक्शन में अक्सर देखते हैं। पियर्स के ऊपर जो गर्डर रखे जाते हैं वो एक तरीके से प्रीकास्ट प्रोडक्ट हैं। यह सब हम अक्सर और लगभग रोज ही देखते हैं। हम चाहते हैं कि गुणवत्ता के दृष्टिकोण से इनका विश्लेषण आप करने की कोशिश करें, और ध्यान रखें कि हम क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स एंड सिस्टम्स, जिसकी कि अभी हमने चर्चा की थी, सामग्री, घटकों और प्रणालियों की गुणवत्ता, या
उत्पाद की गुणवत्ता वर्सेस प्रक्रिया की गुणवत्ता, इन दो दृष्टिकोणों से या इन दो अप्रोचेस से इन कीवर्ड्स का विश्लेषण करें। इन सभी में से ये तीन, वेल्डिंग, एपॉक्सी कोटेड बार और कंक्रीट, इन तीन की चर्चा हम इस मॉड्यूल में अलग से करेंगे। इन लेक्चर्स के अलावा इस मॉड्यूल में तो शायद संभव ना हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे यह पाठ्यक्रम समाप्त होने से पहले कुछ विशेष बातों पर अलग से चर्चा अवश्य करें, जैसे कंक्रीट के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पर, या किसी भी परियोजना को कार्यान्वित करते समय क्वालिटी प्लान किस प्रकार बनता है और शेड्यूल आदि को किस प्रकार से उसमें समावेशित किया जाता है। तो आज के क्वालिटी कंट्रोल इन कंस्ट्रक्शन इस मॉड्यूल के इंट्रोडक्शन की चर्चा समाप्त करने से पहले मैं इन बातों पर एक संक्षिप्त चर्चा करना चाहता हूँ। गुणवत्ता की लागत, गुणवत्ता का सुरक्षा या सेफ्टी से संबंध और गुणवत्ता का चिर क्षमता, ड्यूरेबिलिटी से संबंध। जहाँ तक गुणवत्ता का लागत से संबंध है, मैंने पहले भी कहा कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक लागत या कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो गुणवत्ता की जो लागत है उसके दो कंपोनेंट मोटे तौर पे माने जा सकते हैं। एक है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, ये हम इनकर करते हैं उत्पाद को बनाते समय, और उसके साथ ही है फेलियर कॉस्ट, कि यदि वह उत्पाद गुणवत्ता के मानकों पर खरा नहीं उतरा तो जो हमें लागत लगानी पड़ेगी वह भी तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का एक पार्ट होगी। तो हम क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट को डिवाइड कर सकते हैं प्रिवेंशन कॉस्ट और अप्रेजल कॉस्ट में। फेलियर कॉस्ट को हम विभाजित कर सकते हैं एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट और इंटरनल फेलियर कॉस्ट में। तो एक चित्र के माध्यम से अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें तो एक स्कीमेटिकली ये सोचा जा सकता है कि अगर हम इस एक्सिस पर बहुत अधिक डिफेक्ट्स और बहुत कम डिफेक्ट्स की बात करें और यहाँ पर हम बात करें कॉस्ट की, वाई एक्सिस पर है कॉस्ट, तो हम फेलियर कॉस्ट अगर देखते हैं तो इस रूप में जाएगी, अर्थात बहुत सारे डिफेक्ट होने पर फेलियर कॉस्ट बहुत अधिक होगी और ज़ीरो डिफेक्ट होने पर फेलियर कॉस्ट, जो कि उत्पाद के गुणवत्ता के मानकों को न पूरा करने की कॉस्ट है, वह लगभग ज़ीरो हो जाएगी। साथ ही साथ प्रिवेंशन एंड अप्रेजल जो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है वह यहाँ पर ज़ीरो है, और यह कॉस्ट ज़ीरो है इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे डिफेक्ट आ रहे हैं। यह कॉस्ट अगर हम बढ़ा देते हैं, यहाँ पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, तो हम ज़ीरो डिफेक्ट उत्पाद बना सकते हैं। जो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है वह इन दोनों कॉस्ट का सम है, अर्थात ये फेलियर कॉस्ट और क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट को अगर हम जोड़ेंगे तो एक इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा। ये बात अब आपके विवेक पर मैं छोड़ना चाहता हूं कि फेलियर कॉस्ट किस प्रकार से निर्धारित होती है। फेलियर कॉस्ट का इंटरप्रिटेशन निर्माण कार्यों के संदर्भ में कैसे किया जाए और कब तक की कॉस्ट फेलियर कॉस्ट मानी जाएगी। यदि एक ब्रिज बनता है और 2 साल बाद टूट जाता है या 2 साल बाद उसमें कुछ कमियां दिखाई पड़ती हैं, तो क्या जो कॉस्ट उस वक्त रिपेयर करने की होगी वो उस ब्रिज की ओरिजिनल कॉस्ट जोड़ी जानी चाहिए या नहीं जोड़ी जानी चाहिए। इस ग्राफ के साथ जुड़ा है प्रश्न गारंटी या वारंटी का। इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है यह मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, लेकिन ध्यान रहे कि हम छोटे छोटे प्रोडक्ट्स, चाहे हमारा मोबाइल फ़ोन हो, चाहे हमारा पेन हो, कैमरा हो, उसमें 15,000 20,000 रुपये खर्च करते हैं और यह चाहते हैं कि एक सर्विस लाइफ के दौरान उसकी गारंटी हो, वारंटी हो, और जो मैन्युफैक्चरर है वो उसको रिप्लेस करे या रिपेयर करे। तो उस तरीके के कॉन्सेप्ट्स हमारे बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि निर्माण कार्य से जुड़ा हमारा इस पूरे पाठ्यक्रम का विषय है, उसमें सर्विस लाइफ, गारंटी, वारंटी, कॉस्ट ऑफ फेलियर, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, इन कॉन्सेप्ट्स को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए। इसका कोई रेडीमेड आंसर
उपलब्ध नहीं है और हमको एक विचार ही करना होगा। हम सब लोगों को, चाहे हम एकेडमिशियन हों, चाहे हम वर्किंग प्रोफेशनल हों और चाहे हम किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के यूज़र हों, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा और ये जागरूकता धीरे धीरे आ ही रही है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं ये चित्र या ये चित्र। ये चित्र हैं निर्माण के दौरान दुर्घटनाओं के। सेफ्टी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन यह क्वालिटी का विषय है या नहीं, इस पर तमाम चर्चा हो सकती है। एक सिस्टमिक और कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग में ये कहना ये क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर का काम था और ये सेफ्टी इंजीनियर का काम था, इस प्रकार से एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। यह एक कंपनी के अंदर यह एक प्रोफेशनल मैटर है और हमें क्वालिटी से रिलेटेड तमाम पहलुओं पर बहुत ही गंभीरता से विचार करना चाहिए। और तीसरा मुद्दा जो कि क्वालिटी से जुड़ा हुआ है वह है ड्यूरेबिलिटी, चिर क्षमता का। हम इस प्रकार से कंक्रीट की स्पॉलिंग, सरिया का इस प्रकार से बाहर दिखाई पड़ना या इस प्रकार से स्ट्रक्चर में क्रैकिंग हो जाना, जब ये चीज़ें देखते हैं तो हमको यह ऐसा लगना चाहिए कि क्या हमने जब ये स्ट्रक्चर बना था तब गुणवत्ता सुनिश्चित की थी। ऐसा तो नहीं कि इस प्रकार का जो डिटीरिएशन हम इसमें देख रहे हैं वह उस समय पुअर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन का नतीजा हो। और पुअर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन गुणवत्ता का एक भाग है और पुअर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन न हो यह सुनिश्चित करना गुणवत्ता नियंत्रण का ध्येय है। तो गुणवत्ता प्रबंधन के इस मॉड्यूल की इंट्रोडक्टरी चर्चा यहाँ पर समाप्त करने से पहले मैं आपको एक एनालॉजी देना चाहता हूँ कि अच्छा भोजन बनाने के लिए हमें किन बातों की आवश्यकता होती है। अच्छी सामग्री, अच्छी रेसिपी, अच्छी विधि और उपकरण। लेकिन क्या इन सभी के होने से अच्छा भोजन बन जाएगा? मैं नहीं समझता कि अच्छे भोजन के लिए अच्छा सामान, रेसिपी, विधि और उपकरण होने मात्र से अच्छा भोजन बनाया जा सकता है। उसके लिए एक कुशल शेफ की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अच्छे निर्माण के लिए हमें सामान अच्छा चाहिए, रॉ मटेरियल हमको चाहिए। हमको क्या करना है यह पता होना चाहिए बहुत ही स्पष्ट रूप से। अगर हमारी रेसिपी क्लियर नहीं है तो बहुत गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इसी प्रकार हमें क्या करना है यह बहुत ही स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। कब करना है, कैसे करना है, ये सब पता होना चाहिए और उसके लिए तमाम जो उपकरण हमें चाहिए वो हमारे पास होने चाहिए। लेकिन इन सब को मिलाने के लिए हमारे पास अंततः एक कुशल इंजीनियर होना चाहिए। तो गुणवत्ता नियंत्रण एक कुशल इंजीनियर के माध्यम से ही हो सकता है। अच्छा सामान होना, क्या करना है उसकी जानकारी होना, कब करना है, कैसे करना है और उसके लिए सभी उपकरण होने मात्र से गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। और ये काम क्वालिटी इंजीनियर या गुणवत्ता निरीक्षक का ही नहीं, निर्माण कार्य से जुड़े हर व्यक्ति का है। चाहे वो मटेरियल सप्लायर हो, चाहे वो डिज़ाइनर हो, चाहे वो बार बेंडर हो, कारपेंटर हो, कोई भी हो। तो इसके साथ हम अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। यहाँ पर कुछ उपयोगी पुस्तकें दी गई हैं जिनसे कि आपको इस पाठ्यक्रम में कवर किए जा रहे मटेरियल को समझने में आसानी होगी। धन्यवाद, नमस्कार।